हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का सहानी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 240 पोस्ट नई वैकेंसी दोस्तों आ गई है और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दोस्तों हम लोगों को दोबारा नहीं मिलने वाला है, कम से कम 3 से 4 साल यूपीपीसीएल में खासकर, ठीक है। और दोस्तों, अब ये हम जो है अपनी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये हमारी बैच स्टार्ट होने वाली थी, लगभग बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया था, लेकिन वेट कर रहे थे दोस्तों। जैसे ही हमारा पुराना बैकलॉग वाली जो एग्ज़ाम थी वो हो जाएगी, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पुराने लोग भी कुछ ज्वाइन किए हुए हैं। तो 15 से दोस्तों स्टार्ट होनी थी, बट वेदर कंडीशन को जैसे दोस्तों क्या है कि हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो हम आज ये वीडियोस बना रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा दोस्तों, अगर क्लासेस हमारी पसंद आए तो। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, अगर उन्हें भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसका लाभ वो ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पब्लिकली। वहाँ पर बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल सेक्शन में मिल जाएंगे और चैटिंग वगैरह के लिए भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहले लेक्चर में इस बार हम यही लिए हैं। और इससे दोस्तों अभी बैकलॉग की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछा गया था, 2 क्वेश्चन फिलहाल यहाँ से आया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक एग्ज़ाम के जस्ट पहले ही हमने पढ़ाया था प्रोसेस स्टेट के बारे में, जिसमें हमने बताया था व्यू स्टेट क्या होता है, रेडी स्टेट क्या होता है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और आपको बता दें क्लासेस स्टार्ट हो गई है और ये पब्लिकली वीडियोज़ मेरे ये भी जाएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है क्लासेस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका वेलकम है। और प्रॉपर आपको ये भी बता दें दोस्तों कि क्लास कंटेंट से बाहर इस बार कोई भी चीज़ें नहीं आई थी, है ना। मैंने पूरी कोशिश की थी क्लास के बाहर से कंटेंट से नहीं आएगा, तो हमने उतना कोशिश करके पढ़ाया था। और क्लास से बाहर सिर्फ एक क्वेश्चन आया था कॉमर्स में, यस से 200, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो चीज़ें पूछ ली जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन मात्र कॉमर्स में आया था दोस्तों, बाकी सब क्लास कंटेंट से चीज़ें आई थी। कंप्यूटर भी वैसे ही आया था, ठीक है। चलिए देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों क्या होती है इसको समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर के 3 टाइप होते हैं। ये डायरेक्टली एग्जाम में फ्रैक्वेंटली ये भी पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होती है, इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। कंप्यूटर को दोस्तों क्या करना होता है, जो हमारी कंप्यूटर होती है, जो मशीन होती है, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, ये है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। इसके हम लोग बोलते हैं ना सेट ऑफ प्रोग्राम है, जो क्या करता है हमारे कंप्यूटर को हैंडल करने का काम करेगा, मैनेज करने का काम करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा, फाइल और सीपीयू शेड्यूलिंग का काम करता है। बहुत सारे इसके फंक्शनैलिटी है, आगे हम लोग देखेंगे भी। तो ये सब मैनेज करने का काम दोस्तों किसका होता है, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन को चलाने के लिए, यानी कंप्यूटर मशीन को या कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसको वो जो है प्रॉपर वर्क करे, वो काम करने के लिए दोस्तों हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। 1 मिनट दोस्तों, ठीक दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ बात हो रही थी। मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दोस्तों रिक्वायरमेंट कब होती है, मान लो हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग, जैसे हमें कोई काम करना है, जैसे हमें मान लो एक्सप्रेस शीट तैयार करनी है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमें MS वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें मान लो जो है व्हाट्सअप चलाना है तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में व्हाट्सअप एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। हमें पेमेंट करना है तो हमें फ़ोनपे की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या होते हैं, हमारे
नीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग एप्लीकेशन का यूज करते हैं। यानी ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम इस पर काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, हमारी मशीन को ऑपरेट करने के लिए और हैंडल करने के लिए यूज होती है। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होती है दोस्तों, ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जब हमारा सिस्टम एरर, हमारे सिस्टम में कोई एरर आ जाता है, हैंग करने लगता है, वायरसेज आ जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को और सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है, इनको मेंटेन करने का काम, उनको उनके जो प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करने का काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एंटीवायरस हो सकता है, ठीक है, एंटीवायरस। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हमने क्या बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है दैट आर यूज टू हैंडल एंड मैनेज द रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज यहाँ पे होगा। मतलब कि क्या होता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, हमारे जो भी वर्क होता है, जो भी हमें काम करना होता है, उन सभी को मैनेज करने का काम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, वो हैंडल करता है और मैनेज करता है रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा प्रिंटर है हमारे कंप्यूटर से अटैच, और क्या है, CPU है, ठीक है, माउस है, कीबोर्ड है, उन सबको क्या करता है, उस सभी रिसोर्सेज को क्या करता है, ये हैंडल करने और मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मैंने बोर्ड पर इंग्लिश में लिखा है, तो आप लोग परेशान नहीं होइए कि जो हिंदी मीडियम के हैं, मेरे जो आपको मिलेंगे कंटेंट, वो आपको जैसे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो वो इंग्लिश हिंदी कम्प्लीटली रहता है, दोनों लैंग्वेज में होता है। और जो हम PDF देंगे, क्योंकि पिछली बैच में हमने PDF नहीं दिया था, इस बैच में हम PDF देंगे, टॉपिक जैसे कंप्लीट होगी इसकी आपको PDF मिलेगी, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में अपने मत बना के रखिएगा, इंग्लिश में ही सर पढ़ाएंगे, ठीक है। चूँकि यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चों की यहाँ पर गैदरिंग है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फीचर इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है और कौन सा नहीं है। तो हम लोगों ने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है पहली बात, और क्या हो सकता है, ये एक इंटरफेस है। ये क्या है, एक इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, इसको समझते हैं। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कहा यहाँ पर मान लो ये हमारे घर में बल्ब लगी हुई है, जैसे यहाँ हमारे यहाँ जल ही रही है, ठीक है, ये मान लो जल रही है बल्ब, ठीक है ना, ये बल्ब जल रही है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं हमारे घर में क्या लगा रहता है, बोर्ड लगा रहता है, यहाँ पर स्विचेज लगे रहते हैं, ठीक है, स्विचेज लगे रहते हैं। अब ये बताओ कि हमें अगर बल्ब बंद करना है तो हम डायरेक्टली वायर को, करंट को तो टच नहीं करेंगे, कोई न कोई हमें इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बोर्ड क्या कर रहा है, हमारे बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है। ये हमारे बीच में क्या कर रहा है, इंटरफेस का काम कर रहा है। इस बल्ब को बंद करने के लिए हम स्विचेज का यूज करते हैं। तो ये एक इंटरफेस है, यानी एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम होता है। हम डायरेक्टली जो है कंप्यूटर से मतलब इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो उसके बीच में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या मैंने लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ये सब कुछ मैनेज करने का काम करता है, हैंडल करने का काम करता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम किसको बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग हमारी 6 लेक्चर जाने वाली है, ठीक है। और ये 6 लेक्चर लगभग जाएगी। और क्यों इतना लंबा मैं ले रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा, एक ब्रॉड, एक टॉपिक ही है और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चूँकि पिछली बार अभी आपने देखा जो बैकलॉग की एग्जाम हुई है उसमें कंप्यूटर थोड़ा सा ईजी आया था, लेकिन आने वाले टाइम में 240 पोस्ट में आप ये मान लो कि 100% कंप्यूटर टफ करेगा।
चूँकि बैकलॉग वाली जो थी पिछली बार 2018 में वैकेंसी आई थी वो खाली चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा कंप्यूटर ईजी बनाया गया है। लेकिन इस बार जो जनरल वैकेंसी है, इस बार गेम यहीं पर होने वाला है कंप्यूटर में। आप समझ लीजिएगा, आने वाले टाइम में जब एग्ज़ाम होगा तब फिर आप हमसे मिलिएगा, बताइएगा सर कि आपने जो कहा था सही है कि नहीं। चूँकि यूपीपीसीएल हर बार गेम करता है, कंप्यूटर टफ तो सब्जेक्ट ईजी, सब्जेक्ट टफ तो कंप्यूटर ईजी, ठीक है, ये इनका फंडा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हमारा लगभग जितना पॉइंट लिखा है उतने लेक्चर लगने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा बेसिक फंक्शंस, तो बेसिक फंक्शन वही हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस। ये कौन कौन सा जो है फंक्शन इसका है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली एक क्वेश्चन की बता दो निम्न से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्टली ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है, इस बार भी पूछा गया है, इसके पहले भी पूछा गया है। तो मेमोरी मैनेजमेंट आज के टॉपिक में हमारा यही लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमारा यही टॉपिक आज का रहेगा। इसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट, ये स्टार लगाइए, इस पर मुझे पता था इस बार क्वेश्चन आएगा और मैंने पढ़ाया था एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले दोस्तों। रेडी स्टेट, व्यू स्टेट और टर्मिनेटिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट और आपका था न्यू स्टेट, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, मैंने पढ़ाया था, आप देख सकते हैं वीडियोस प्रोसेस स्टेट के बारे में, ठीक है। तो ये है मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमें किस प्रोसेस को जो है मेमोरी अलॉट करनी है, किस प्रोसेस को नहीं करनी है। ये प्रोसेस जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड, इसका मतलब क्या होता है इसको आप समझिए। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ये तो समझते हैं कि सर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देखो प्रोसेस क्या होता है ये आप समझिए। जैसे दोस्तों क्या है, हम लोग बोलते हैं कि एक होता है हमारे पास प्रोग्राम, एक होता है प्रोग्राम, एक होता है प्रोसेस, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझने वाली बात है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। प्रोसेस और प्रोग्राम दोनों अपने आप में एक अलग चीज़ें होती हैं। हम लोग जानते हैं हमारे कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, इस पर भी अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी। और जो भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जो एग्जीक्यूशन होता है कंप्यूटर पर, जो काम किए जाते हैं, जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है, वो हमारे प्राइमरी मेमोरी पर होता है। प्राइमरी मेमोरी में कौन आता है, जैसे हमने कहा रैम, यानी कोई भी अगर प्रोग्राम जो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहाँ पर होता है, रैम में होता है। तो रैम हमारी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। और यहाँ पर जब भी कोई प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है उस टाइम उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस बोलते हैं। ध्यान देना है कि प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो वो होती है एग्जीक्यूशन के दौरान। रन टाइम पर ही हम लोग प्रोग्राम को प्रोसेस बोलते हैं। रन टाइम पर प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम कब होगी, जैसे मान लो हम लोग कोई प्रोग्राम कोडिंग वगैरह की से लैंग्वेज में कर दिया, या किसी अदर मान लो सॉफ्टवेयर पे हम लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाया है, तो वो कहाँ पर सेव होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव होती है। यहाँ पर क्या है, जैसे हार्ड डिस्क, ठीक है, ये जाकर कहाँ सेव होती है, हार्ड डिस्क में सेव होती है। और जब तक वो सेकेंडरी मेमोरी में है तब तक वो प्रोग्राम है। जब इसको एग्जीक्यूट करना होगा दोस्तों, तो वो कहाँ पर लोड होती है, जाके प्रोसेसर यानी रैम पर वो जाके लोड होती है। और उस टाइम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस और प्रोग्राम में आप अंतर समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि प्रोग्राम और प्रोसेस क्या होता है, अच्छे से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद अगला कौन सा पॉइंट है, ये है फाइल मैनेजमेंट का काम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन सा काम करता है, फाइल को मैनेज करने का काम होता है इसका। इसके बाद है दोस्तों कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से डेडलॉक पूछा जाता है। डेडलॉक कई बार पूछा गया है कि डेडलॉक क्या होती है, ये कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग के अंदर ही डेडलॉक आता है। इसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं लेटेंसी टाइम होती है, सीक टाइम होता है, ये पूछा जाता है। ट्रैक एंड सेक्टर जो हमारे होते हैं, ठीक है, उस पर बेस ये क्वेश्चन आता है। और इंटर प्रोसेस का काम क्या है, ये सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कई लेक्चर इसी वजह से लगेगी। आज हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट का, ठीक है। इसके बाद देखिए
सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या हैं, ये कौन कौन सी सर्विसेज देती है। ये तो इसके फंक्शन हो गए, ये इसके सर्विसेज हैं। सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विस देगी, तो ये देगा दोस्तों प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की, इसके बाद है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का, ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है ना, और क्या है कम्युनिकेशन, और इसके बाद क्या है रिसोर्स एलोकेशन, मतलब किस टाइम पर किस प्रोसेस को हमें जो है मेमोरी अलॉट करनी है, किस टाइम पर किस जो है प्रोसेस या प्रोग्राम को हमें सीपीयू अलॉट करनी है। तो ये सब रिसोर्सेज मैनेज करने का काम किसका है, सर्विसेज का, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सर्विस में आती है, ठीक है। और किस टाइम पर हमें जो है प्रिंटर किसको देना है, ये बातें होती है। जहाँ पर नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटर की, वहाँ पर क्या है प्रिंटर एक ही होता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका सर्विसेज है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एरर एंड डिटेक्शन का काम किसका है, तो ये एक तरीके से ये सब सर्विसेज हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे थे, इसी चीज़ को आप ज़रा एक बार फिगर के थ्रू समझ लीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे वापस। देखिए जैसे ये होता है दोस्तों, क्या बीच में सबसे हार्डवेयर है, हमने बना दिया हार्डवेयर, छोटा लिख रहे हैं बट बोल रहे हैं आप समझ जाएंगे, हार्डवेयर है ये। इसके बाद दोस्तों ये क्या है, कर्नल है, कर्नल बोलते हैं इसको, कर्नल। इसके बाद दोस्तों क्या है हमारी ये शेल है, शेल। और लास्ट में क्या होता है, ये हमने बना दिया एप्लीकेशन, ये क्या है एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो हार्डवेयर होता है दोस्तों, हार्डवेयर के अंदर ही क्या चीज़ें होती हैं हम लोग जानते हैं, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के अंदर होता है, फिगर देख के मत सोचना कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बाहर है। हार्डवेयर क्या होती है, हमारी कंप्यूटर है, सीपीयू है, उनके अंदर ही तो हमारी क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ठीक है। तो ये फिगर है समझाने के लिए आपको है। कर्नल क्या होता है, कर्नल दोस्तों जो होती है हार्डवेयर की कोर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसका कोर होता है, उसका हार्ट होता है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सबसे बीच में जो होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो क्या होती है, वो कर्नल होती है, ठीक है। वो क्या होती है, कर्नल। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि कोर ऑफ सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर किसको बोलते हैं, तो कर्नल को बोलते हैं। ये बीच में होता है, सबसे बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट, इसीलिए बोला जाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। इसके बाद क्या होता है, इसमें हमने कहा शेल होती है, और क्या है ये एप्लीकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बोला जाए आपसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें कितने लेयर होते हैं, तो लेयर अगर आपसे पूछा जाए तो 4 लेयर होता है, ठीक है। लेयर कितने होते हैं, 4 लेयर होते हैं। ये कर्नल का काम क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने कहा हार्ट है, तो इसका काम क्या है इसको आप समझिए। ये क्या काम करता है दोस्तों, फाइल को मैनेज करने का काम किसका होता है, फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है कर्नल। फाइल को मैनेज करने का काम किसका होता है, कर्नल का होता है। सीपीयू शेड्यूलिंग का काम क्या कौन करता है, तो ये कर्नल ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और कुछ नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन होता है, कर्नल होता है। उसका काम क्या है, तो हमने ये बता दिया ये होता है। और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में ही क्या होता है दोस्तों, ये शेल होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ही क्या होता है, शेल होता है। शेल जो है क्या है, इंटरफेस है। देखो यहाँ एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ पर कर्नल है, तो इंटरफेस बिटवीन कर्नल एंड एप्लीकेशन बोल दो या फिर यूजर बोल दो, क्योंकि एप्लीकेशन कौन यूज करता है, तो यूजर करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बिटवीन कर्नल एंड यूजर या एप्लीकेशन कौन करता है, ये शेल करता है। तो शेल SHEL है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कमांड्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, कमांड्स होता है। इस जैसे मान लो यूजर को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करता है, कमांड देता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर उस कमांड को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। तो इंटरप्रेट करने का काम किसका है, शेल का है, ठीक है। कमांड को इंटरप्रेट करेगा और क्या करेगा, हमने बता दिया कमांड्स को इंटरप्रेट करता है। और ये क्या है, देखो इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड कर्नल है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपने इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हमने लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना।
ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से फ्रेक्वेंटली क्वेश्चन आपको देखेंगे एआरओ में और इसके बाद लेखा लिपिक में पूछे गए हैं। जैसे कुछ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डायरेक्टली पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा। आपको ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने लिखा है एमएस डॉस, क्या लिखा है एमएस डॉस, तो एमएस डॉस जो है हमने लिखा है, तो एमएस डॉस दोस्तों क्या होता है, ये सिंगल यूजर होता है। एमएस डॉस क्या होता है, सिंगल यूजर होता है और वन पर्सन ही इसको क्या करता है, ऑपरेट करता है और वन टास्क एट अ टाइम ये परफॉर्म इस पर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, विंडोज हमने लिखा है विंडोज। ठीक है, विंडोज में भी दो टाइप की वैरायटीज इसकी आती थी, एक डास विथ विंडो था, एक विंडो एनटी है। ठीक है, बस आपको विंडो याद होना चाहिए कि ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद है OS2 है, ऑपरेटिंग सिस्टम 2। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, ये पूछा गया था 2018 में लेखा लिपिक का पेपर हुआ था 9 फरवरी को, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो मैकिन्टोश है यहाँ पर, ये मैकिन्टोश, ठीक है ना, मैकिन्टोश हो गया, जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, और यहाँ पर 2018 में ये दिया था और मैकिन्टोश दिया था और एक BOS दिया था, एक चौथा और दिया था, पूछा था इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इन तीनों तो ये तीनों तो थे ही, अगला जो भी था वही आपका ऑप्शन में आंसर था। ठीक है, तो मैकिन्टोश हो गया, यूनिक्स है, लाइनक्स है, उबंटू है, उबंटू, ठीक है, उबंटू, ठीक है, यू है यहाँ पर उबंटू, अमीगा OS बोलते हैं इसको, BOS है, BOS, ठीक है, BOS है, नेटवेयर है और सोलारीज है, सोलारीज, ठीक है ना, सोलारीज। ये क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका सिंगल यूजर, एक होता है मल्टी यूजर। ठीक है, एक होता है सिंगल यूजर और एक क्या होता है, मल्टी यूजर होता है। ठीक है, और सिंगल यूजर में एग्जांपल यही है, MS DOS है, यानी ये क्या करता है, MS DOS जो होता है वन टास्क एट अ वन टाइम ही परफॉर्म करता है। ठीक है ना, वन टास्क एट अ वन टाइम परफॉर्म करेगा। इसके बाद मल्टी यूजर क्या है, इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, यूनिक्स है और विंडोज़ है। ये क्या करते हैं, इस पर क्या होता है, एक ही सिस्टम से कनेक्टेड बहुत सारे हमारे सिस्टम हो सकते हैं और उन सब पर बहुत सारे पर्सन यानी मोर देन वन यूजर क्या करते हैं, सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको मल्टी यूजर कहा जाता है और वन टाइम पर मोर देन वन टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है अभी हम इसके बाद बताएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ के लिए क्या करना है, आप आगे भी इसका डिफरेंसेस नोट कर लीजिएगा बाद में। पहले हम ये देखते हैं मेजरिंग ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस, जो हमारा सिस्टम जो अपना वर्क करता है उसका मेजरमेंट, उसका हम लोग मापन कैसे करते हैं कि ये इस जो है कंप्यूटर काम कर रहा है तो किस वेग में कर रहा है। ठीक है ना, जैसे होता है कि हम लोग वजन करते हैं, कोई आइटम होता है केजी में वजन करते हैं, कोई लिक्विड आइटम है तो उसको हम लोग लीटर में वेट करते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के वर्क को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं वो आपके सामने लिखा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया था बैकलॉग वैकेंसी 2018 वाले में, जो 29 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यही वाला पूछ लिया था डायरेक्टली, थ्रूपुट क्या होता है। उस टाइम किसी को पता भी नहीं था कि थ्रूपुट दोस्तों क्या होता है। ठीक है, उस टाइम थ्रूपुट किसी को नहीं पता था क्या होता है, सब लोग गलती करके आए पड़े थे। ठीक है ना, तो थ्रूपुट आप समझ लो, थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट इज द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ वर्क। क्या है थ्रूपुट, क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ वर्क, मतलब एक काम को करने के लिए जो हमारा टाइम लगता है वही क्या है, हमारा थ्रूपुट है। थ्रूपुट इज द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ वर्क दैट इज टेकन बाय n अपॉन t, और यही n अपॉन t उसमें आंसर भी था उस टाइम। मतलब n अपॉन टाइम क्या है, n अपॉन t क्या है, प्रोसेस पर सेकंड। मतलब हम लोग जो सिस्टम के परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करते हैं, थ्रूपुट जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, थ्रूपुट अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो n प्रोसेस पर सेकंड होता है, या फिर मान लो n यूनिट पर सेकंड हो सकता है। ठीक है, पर सेकंड उसमें लगा रहेगा, यही आंसर है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा n प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन एन इंटरवल ऑफ t सेकेंड, देन थ्रूपुट विल बी
पूछ जैसे प्रोसेस क्या हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, प्रोसेस क्या होती है, प्रोग्राम क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है। प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूशन के दौरान एक प्रोग्राम ही क्या हो जाती है, हमारी प्रोसेस कही जाती है। तो वही कह रहा कि एन प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन एन इंटरवल ऑफ टी सेकेंड, ठीक है ना। कोई एक प्रोसेस है वो जो इंटरवल वो क्या हो रही है, करा के कंप्लीट होता है इन एन इंटरवल ऑफ टी सेकेंड, मतलब ये टी सेकेंड में क्या होता है, पूरा होता है। तो थ्रोपुट क्या हो जाएगी हमारी दोस्तों, ये हो जाएगी एन अपॉन टी हो जाएगी। और यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी गया था, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप थ्रोपुट क्या होता है। तो कोई एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है, तो एन नंबर ऑफ प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं पर सेकंड से, हमें पता चल जाएगा एन प्रोसेस पर सेकंड। जैसे हम लोग जानते हैं टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर हमें किसी की चाल निकालनी होती, स्पीड पता करनी होती, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन जो है हम लोग क्या करते हैं, टाइम को जो है डिवाइड करते हैं ना, समय जो हमारी दूरी होती, दूरी बटा समय हम लोग करते हैं, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, तब जाके हमें क्या पता चलती है, स्पीड पता चलती है। तो वही चीज़ है, कंप्यूटर की स्पीड ही हम लोग पता कर रहे हैं, थ्रोपुट जिसको बोलते हैं, एन अपॉन टी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम लिखा है, टर्न अराउंड टाइम, ये क्या है, टर्न अराउंड टाइम है। तो टर्न अराउंड टाइम का दोस्तों मतलब क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। टर्न अराउंड टाइम देखिए, जब कोई हम लोग जॉब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब जॉब स्टार्ट करते हैं और जॉब को क्या करते हैं, एंड करते हैं। ये जॉब हम लोगों ने स्टार्ट किया और जॉब को दोस्तों हम लोगों ने एंड किया, ठीक है। तो ये जब जॉब को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, एक जॉब को स्टार्ट करने और एंड करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, टोटल टाइम की बात हो रही है। जॉब जब हम लोग स्टार्ट करेंगे और जॉब को जब ख़त्म करेंगे, उसके बीच में टोटल टाइम जो लगता है उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इज़ द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ जॉब, यानी जब हम लोग कोई जॉब होती है उसको कंप्लीट करते हैं तो सबमिट करते हैं। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म भरने के बाद फिल करने के बाद क्या करते हो, सबमिट करते हो, ठीक है। तो फॉर्म को भरना स्टार्ट करने से लेकर जब आप सबमिट करते हैं, उसके बीच में कितना समय लगा है, वही क्या है, आपका टर्न अराउंड टाइम है, ठीक है। वही कह रहा है कि टर्न अराउंड टाइम इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब। तो सिंपली आप इतना समझ लो, हम किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से लेकर जब उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उसके बीच की ही जो टाइम गैप होती है, टाइम होता है, वही हमारा क्या है, टर्न अराउंड टाइम है। जबकि यहाँ पर क्या थी, हम लोग क्या कर रहे थे, पर सेकंड, प्रोसेस पर सेकंड का जो है निकाल रहे थे, क्या, थ्रोपुट। थ्रोपुट क्या होता है, प्रोसेस पर सेकंड होता है, जबकि ये क्या कर रहा है, ये टोटल टाइम बता रहा है आपको, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स क्या होता है, इसको डायरेक्टली आप समझ लो, जैसे हम लोग फॉर्म को फिल करते हैं या ऑनलाइन हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे ही सबमिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिस्पांस मिलता है। जैसे मान लो हम कोई फॉर्म भरते हैं तो लिख कर आता है योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, या फिर मान लो थैंक यू लिख के आएगा। इस तरीके से रिस्पांस, हमें जो पहला रिस्पांस मिलता है वही हमारा रिस्पांस टाइम होता है। तो रिस्पांस टाइम में क्या है, जॉब को सबमिट करने पर जो पहली रिस्पांस आएगी वही हमारा क्या है, रिस्पांस टाइम होता है। मतलब हम लोग फॉर्म को जब सबमिट करते हैं तो जितना समय लगता है हमें हमारे सामने रिस्पांस आने में, जैसे हम लोग फॉर्म सबमिट कर दिए तो तुरंत क्या होता है, हमें 1 सेकंड में ही क्या दिख जाता है, रिस्पांस टाइम दिख जाता है। कभी कभी हो सकता है डिले भी हो जाए, 2-4 मिनट लग जाती है, ठीक है। और जैसे आप लोग मान लो कभी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो जो पैसा ट्रांसफ़र होने की जो मैसेज आती है आपके पास, रिस्पांस आती है, कभी कभी डिले हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं रिस्पांस टाइम, ठीक है ना। तो यही है, आफ्टर सबमिशन ऑफ जॉब फर्स्ट रिस्पांस फॉर जॉब इज प्रोड्यूस बाय द सिस्टम इज नोन एज रिस्पांस टाइम। और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, जो है डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर हमने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता कभी कभी डिफरेंसेस ही डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं है, ठीक है। तो हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर मल्टी यूजर है। ये होता क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कहा, जो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर क्या होता है, एक पर्सन जो है एट अ टाइम क्या होता है, उस पर कोई जॉब परफॉर्म कर सकता है। मल्टी यूजर में क्या होता है, मोर देन 1 पर्सन एट अ टाइम जो है
क्या कर सकते हैं, जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। एक समय में एक से अधिक जो है जॉब परफॉर्म किया जा सकता है। स्टैंड अलोन का मतलब क्या है, आप समझ लो। स्टैंड अलोन का मतलब क्या है, आपके घर में आप देखते होंगे एक सिंगल इस तरीके से कंप्यूटर लगा हुआ है, तो वो क्या है, स्टैंड अलोन होता है। एक अकेला कंप्यूटर स्टैंड अलोन होता है, इसीलिए इसको बोला गया स्टैंड अलोन। लेकिन इसके साथ मान लो मेनी कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्टेड हैं, है ना, इस तरीके से मान लो मेनी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये क्या होगा हमारा, फिर ये स्टैंड अलोन नहीं है, फिर ये मेनी सिस्टम कनेक्टेड है तो मल्टी यूजर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंड अलोन होता है ये, और ये मेनी सिस्टम कनेक्टेड विथ वन सिस्टम, मतलब एक सिस्टम से बहुत सारे क्या होते हैं, सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। उसमें क्या होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहा जाता है। इसमें है सिंगल यूजर सिस्टम में जब अकेला है तो कोई शेयरिंग ऑफ डाटा तो किसी से कर नहीं सकता, जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ डाटा नहीं होता, तो नो शेयरिंग ऑफ डाटा। ठीक है, इसके बाद क्या है, जब मल्टी सिस्टम है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस तरीके से क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो एक दूसरे को जो है क्या कर सकते हैं, डेटा को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्टैंड अलोन है तो मोर सिक्योर होता है, और ये क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर अटैच्ड हैं तो ये लेस सिक्योर होता है, क्योंकि यहाँ पे वायरस वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फाइल करप्ट होने की सिस्टम में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सकती है। ये सस्ता होता है, चीपेस्ट होता है, चीपेस्ट, और ये हमारा क्या है, कॉस्टली होता है। ठीक है, ये स्मॉल इन साइज होता है, और ये स्मॉल इन लार्ज इन साइज होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम होते हैं तो ये लार्ज इन साइज होगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद फिर बात करते हैं दोस्तों हम लोग, इसके बाद दोस्तों देखते हैं सिस्टम कॉल। ये सिस्टम कॉल इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। देखो सिस्टम कॉल क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वर्क परफॉर्म कैसे करती है वो समझे हुए थे। अब यहाँ पर सिस्टम कॉल जो से होता क्या है, जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर यूजर बैठेगा, यहाँ पर कौन होता है, यूजर होता है। ठीक है, ये जब कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो रिक्वेस्ट डायरेक्टली हम लोग जो है हार्डवेयर या कर्नल के थ्रू, जैसे हम लोगों ने देखा था कि यूजर और बीच में सेल था, शेल और फिर कर्नल था, इसके बाद हार्डवेयर था। ठीक है, वैसे ही सिस्टम कॉल होती है। ठीक है, वैसे ही सिस्टम कॉल होती है। देखो कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। लेकिन शेल में क्या था कि शेल हमारा क्या करता था, जो कमांड देते थे उसको इंटरप्रेट करने का काम करता था कि किस चीज़ के लिए ये कमांड दिया गया है। लेकिन सिस्टम कॉल क्या करता है कि जो भी चीज़ें इसको चाहिए, यूजर को जो चीज़ें चाहिए, जब ये शेल इंटरप्रेट करने के बाद इसको देता है तो ये चीज़ें वो यहाँ से उठाएगा हार्डवेयर के पास से, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी हार्डवेयर के पास होती है ना। तो यहाँ पर जो इसको मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डेटा चाहिए, तो क्या करता है, पहले सिस्टम कॉल को रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, सिस्टम कॉल को ये रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट जब करेगा तो सिस्टम कॉल जो है किसके पास भेजती है, ये कर्नल के पास भेजती है। ठीक है ना, कर्नल के पास आने के बाद फिर ये कर्नल यहाँ से उस चीज़ को उठाएगा, डेटा को, फिर ये यहाँ पे जाएगी, फिर सिस्टम कॉल पर जाएगी, फिर कहाँ चली जाती है, एग्जीक्यूट यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल के पास, यानी यूजर के पास पहुँच जाएगी, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी वो डेटा। ठीक है, सिस्टम कॉल को कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो इसके पास अपनी खुद की लाइब्रेरी होती है, वहाँ से कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो ये अपना वहाँ से यूज करती रहती है। तो सिस्टम कॉल क्या है ये समझना है। सिस्टम कॉल इज़ द इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान देना है, ये प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का इंटरफेस होता है। ये क्या है, आप देख रहे हो, प्रोसेस है। प्रोसेस, हम यूजर की बात नहीं कर रहे हैं कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस है। ये क्या है, प्रोसेस, जो हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं उस प्रोसेस, और इसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। इन दोनों के बीच में क्या है, ये आप देख रहे हैं इंटरफेस है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का इंटरफेस का काम कौन करता है, तब उस केस में आप जो है कर्नल नहीं मान रहिएगा, आपको क्या करना है, सिस्टम कॉल को टिक करना है। लेकिन अगर आपको जस्ट पूछ लेता है कि ये बता दो कि इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर कौन है, तब कर्नल आता है। ठीक है, तब कर्नल आता है। तो ये क्लियर कट आप समझ सकते हैं, ये क्या होता है, सिस्टम कॉल। ठीक है, सिस्टम कॉल क्या है, इंटरफेस है, एक माध्यम है, किसके बीच में, एक पूल का काम कर रहा है, प्रोसेस और ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कर्नल के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। चलिए आइए देखते हैं कुछ अलग चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ना, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग का काम होता है, मेमोरी एलोकेशन का काम होता है, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। ये सब क्या हमारे फंक्शन है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, मेमोरी एलोकेशन। और ये मेमोरी एलोकेशन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखो वो क्या पूछा जाता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और पेजिंग पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये आपको मैं बता दूं, बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पे अभी आपको समझाएंगे इस चीज़ों को। आप देखिए मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें आती हैं, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अब देखो मेमोरी मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, मेमोरी मैनेजमेंट नाम से पता चल रहा है मेमोरी मैनेजमेंट, इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी को किस तरीके से हैंडल कर रहा है, वही है हमारा क्या, मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे किस प्रोसेस को कब हमें जो है मेमोरी अलॉट करनी है, कितना अलॉट करनी है, कितने टाइम के लिए अलॉट करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। उसमें भी क्या होता है, फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग होती है, वेरिएबल साइज होती है, कॉन्टिग्यूअस होती है, नॉन कॉन्टिग्यूअस होती है, तमाम तरीके से फाइल को मेमोरी को हैंडल करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पर देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में हमने कुछ बातें लिखी है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पहले ही बता दिया ये क्या है, फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। विच हैंडल्स मेमोरी, विच हैंडल एंड, यहाँ पर एंड है, एंड मैनेज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। किसको हैंडल कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी में आप जानते हैं रैम आता है और रोम आता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम एंड रोम आता है, ध्यान देना है। रोम परमानेंट होती है जबकि रैम हमारी क्या होती है, वोलाटाइल यानी अस्थायी होती है, ठीक है। और रोम हमारी क्या होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। उस पर भी डिटेल में हम लोग बातें करेंगे। तो ये प्राइमरी मेमोरी को हैंडल करने की बात हो रही है। और ये क्या कर रहा है, कीप ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हर एक वो मेमोरी लोकेशन का अपने पास रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी मेमोरी अभी खाली है, कौन सी मेमोरी अभी खाली नहीं है यानी फ्री है और फ्री नहीं है, उन सब का रिकॉर्ड अपने पास रखता है, ठीक है। क्योंकि मेमोरी में पार्टीशनिंग होती है, कई सारे पार्टीशन होते हैं, तो वो चीज़ जो है अपने पास उसका रिकॉर्ड रखता है। कीप ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन। इट चेक हाउ मच मेमोरी इज टू बी अलॉटेड टू प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस जो होती है, जो प्रोग्राम हम लोग रन कराते हैं उस टाइम उसे प्रोसेस बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि इट चेक, यानी ये चेक करता है कि हाउ मच मतलब कितना समय, कितना, हाउ मच मेमोरी यानी कितना मेमोरी आपको क्या करना है, टू बी अलॉटेड टू द प्रोसेस, टू अ प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस को हमें कितनी मेमोरी अलॉट करनी है जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी हो सके। मतलब एक जो है मेमोरी जो अलॉट किया जाएगा उसका यूटिलाइजेशन क्या हो सके, मतलब जो प्रोसेस है हमारी अगर छोटी है तो मेमोरी भी छोटी से छोटी उसको अलॉट किया जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। मेमोरी हम जब देखेंगे तो हमें उसमें स्पेस तो ज़्यादा दिखेगा लेकिन उसमें हम किसी चीज़ को सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कैसे होता है वो सारी इवेंट्स। इसके बाद है इट डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम, यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कब हमें जो है किस टाइम के लिए क्या करना है, कितने टाइम के लिए मेमोरी को अलॉट करना है, कब उसे फ्री करना है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट होता है मेमोरी एड्रेस की बात हम लोग करते हैं। मेमोरी एड्रेस में एक पूछा जाता है कि लॉजिकल एड्रेस आर जनरेटेड बाय, लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है, तो लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है, सीपीयू जनरेट करता है, ठीक है। ध्यान देना है कि लॉजिकल एड्रेस आर जनरेटेड बाय सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू दोस्तों क्या होता है, आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। और इसके बाद क्या है दोस्तों, फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं। ये लॉजिकल एड्रेस को दोस्तों कभी कभी यहाँ पे मिलता है वर्चुअल एड्रेस, क्या मिलता है, वर्चुअल एड्रेस भी कहा जाता है। तो ध्यान देना है लॉजिकल एड्रेस को हम लोग वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट दोस्तों, कॉल आ रही है, एक मिनट। इसके बाद है दोस्तों फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कौन क्या होता है आप जानते, अभी हमने बताया नहीं है, रजिस्टर होती है, ठीक है। सीपीयू में क्या होते हैं दोस्तों, रजिस्टर होती है। रजिस्टर के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन होगी तब आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये क्या करता है, जो हमारी रैम होती है, रैम, ठीक है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी जिसमें एग्जीक्यूट होता है प्रोसेस, उसका जो है एड्रेस होल्ड करके रखता है। कौन, मेमोरी
एड्रेस रजिस्टर, तो ये फिजिकल एड्रेस होती है, यानी किसकी एड्रेस होती है, ये मेमोरी की एड्रेस होती है। जबकि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, ये सीपीयू एड्रेस होती है, सीपीयू द्वारा जनरेट किया हुआ होता है, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस भी इसको बोलते हैं, बस इतना ही जानना है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से मेमोरी अलॉट किया जाता है वो आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पर लिखा है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे ये मान लो ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, ये मान लो एक मेमोरी है हमारे पास, ठीक है, ये पूरी स्पेस खाली है। अब कंटिन्यूअस अलॉटमेंट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है सिंगल पार्टीशनिंग, एक होता है मल्टीपल पार्टीशनिंग, ठीक है। और कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस ऊपर पहले बता देते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब जैसे मान लो ये हम लोगों ने पार्टीशन कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने मेमोरी में क्या करना है, मेमोरी में इस तरीके से हम लोग पार्टीशन कर रखे हैं। अब मान लो एक प्रोसेस है जिसको प्रोग्राम बोलते हैं, मेमोरी में जब तक वो सेव होती है सेकेंडरी मेमोरी में तब तक उसको प्रोग्राम बोलते हैं। तो P1 मैंने बोला, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ठीक है। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस है, मतलब हमारी जो भी मेमोरी अलॉट होगी एक सीक्वेंस में होगी। जैसे मैंने कहा P1 को अगर मेमोरी अलॉट करनी है तो सबसे पहले ये P1 जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, अगर हमने P2 अलॉट करनी है मेमोरी तो फिर इसके लिए ये अलॉट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि P2 को ये वाली मेमोरी अलॉट हो सकती है या ए वाली हो सकती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक सीक्वेंस में मेमोरी अलॉट होती है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा, P3 होगा, फिर क्या होगा, P4 होगा। इस तरीके से मेमोरी हमारा एक कंटिन्यूअस में मेमोरी एलोकेशन किया जाता है, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। लेकिन नॉन कंटिन्यूअस में क्या होगा, इसी का जस्ट उल्टा होता है। नॉन कंटिन्यूअस जो होता है इसमें मेमोरी अलॉट जो होती है इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। जैसे मान लो हमने P1 को जो है मेमोरी अलॉट यहाँ पे कर दिया, हो सकता है P2 को हम यहाँ पे कर दिए अलॉट, है ना। P3 को हमने मेमोरी यहाँ पर अलॉट कर दिया, P4 को हमने यहाँ पर कर दिया, यानी इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यानी ये होता है नॉन कंटिन्यूअस, ये होता है कंटिन्यूअस। अब इसमें बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि कितने टाइप से मेमोरी का एलोकेशन होता है, तो 2 टाइप्स होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक नॉन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा है यहाँ पर सिंगल पार्टीशनिंग मेमोरी एलोकेशन, पूरा नहीं लिखा है तो आप समझ जाना, सिंगल पार्टीशनिंग मेमोरी एलोकेशन तो ऑलरेडी लिखा ही है। तो सिंगल पार्टीशनिंग होता है, मल्टीपल पार्टीशनिंग होता है। सिंगल पार्टीशनिंग में क्या है, यहाँ पर एक सिंपल मेमोरी एलोकेशन होता है और कुछ नहीं, सिंपली समझ लो कोई प्रोसेस आई उसको हमने मेमोरी अलॉट किया, सिंपल होता है। लेकिन यहाँ पर आते हैं मल्टीपल वाले में। मल्टीपल वाले में दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड साइज, एक होता है वेरिएबल साइज। फिक्स्ड साइज का मतलब होता है जो साइज होगा मेमोरी का उसको जब पार्टीशन करेंगे, यहाँ पर देखिए उसको जब पार्टीशन करेंगे हम लोग फिक्स्ड साइज वाले में, मान लो ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेमोरी है। इसको जब पार्टीशन किया जाएगा तो मैंने कहा मान लो यहाँ पर 10 MB का ये हो गया, ठीक है, 10 MB का ये भी हो गया, 10 MB का ये भी हो गया, ठीक है, 10 MB का ये भी हो गया और इसके बाद 10 MB का ये भी हो गया। तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग का मतलब क्या है, जो मेमोरी को हम लोग जब टुकड़ों में बांटेंगे, तोड़ेंगे नहीं, एक्चुअल में ये लॉजिकल रूप से किया जा रहा है काम, ठीक है। कंप्यूटर में लॉजिकल रूप से किया जाता है। तो इस तरीके से मेमोरी को क्या किया कि फिक्स्ड पार्टीशन में एक जो है ब्लॉक में इसको बांट दिया गया, ठीक है, एलोकेट किया गया है। अभी फिर क्या होगा, अब फिक्स्ड पार्टीशनिंग है, यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंट अराइज होता है। पूछा जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब अराइज होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखो जैसे मैंने कहा ये 10 MB का है, तो एक P प्रोसेस है P1, इसकी साइज हमने कहा मान लो 8 MB की है। कितनी है इसकी साइज, 8 MB की है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा यहाँ पर P2 है, इसकी साइज हमने ले लिया, हमने कहा इसकी साइज 6 MB की है। इसके बाद हमने एक प्रोसेस 3 लिया, इसकी साइज हमने कहा दोस्तों 7 MB की है,
ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, 3 से ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इतना इतना हटा देते हैं, इतने में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब हमने कहा फिक्स्ड पार्टीशनिंग है, इंटरनल फ्रेगमेंट कैसे अराइज होगा, ये हमने कहा मेमोरी हमने पार्टीशन कर रखी है। अब यहाँ पर हम जब प्रोसेस को अलॉट कर रहे हैं, ये देखो हमने कहा एक प्रोग्राम है P1, इसकी साइज कितनी है, तो 8 MB है ना। अब फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या होगा, मेमोरी तो अलॉट करना ही है इस प्रोसेस के लिए, चूँकि ये हमारा क्या है, हम कहीं ना कहीं इसको स्टोर तो करना पड़ेगा। तो अब इसको जब मेमोरी अलॉट करोगे आप, तो ये बताओ कहाँ पे जाएगी। तो हमने कहा ये कॉन्टिग्यूअस में है, ये कॉन्टिग्यूअस में है तो एक कंटिन्यूअस सीरीज में ही जाने वाली है ना, सेव होएगी। तो कैसे होगी, एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में सेव होगी। तो हमने कहा P1 जब जाएगी यहाँ पर सेव होने, तो P1 यहाँ पर आ गई, इसकी साइज़ कितनी है, 8 MB है। बताओ इस मेमोरी की पूरी साइज़ कितनी है। दोस्तों इस मेमोरी की पूरी साइज़ हम लोग देखते हैं, इस मेमोरी की पूरी साइज़ 10 MB थी। तो हमने कहा यहाँ से 2 MB क्या हो गई, हमारी वेस्टेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, क्योंकि ये साइज़ कितनी ली, 8 MB ली, ठीक है। इसके बाद 2 MB हमारी यहाँ पर वेस्टेज आ गई। इसके बाद फिर देखो P2 प्रोसेस यहाँ पर गई, P2 प्रोसेस यहाँ पर जब जाएगी, इस यहाँ पर सेव होगी, इसकी साइज़ कितनी है, हमने कहा 6 MB है, ये 6 MB ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ इसकी कितनी वेस्टेज हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पर 4 MB की वेस्टेज हो रही है। कितने MB की हो रही है, यहाँ पर 4 MB की वेस्टेज हो रही है, यहाँ पर 4 MB की वेस्टेज हो रही है, ठीक है। और इसके बाद ये एक P3 है, P3 जा रही है, मेमोरी में सेव होगी जब मेमोरी में, तो ये क्या करेगी P3 कितनी साइज लेगी, तो 7 MB की साइज लेगी, ठीक है। 7 MB की ये साइज लेने वाली है, ठीक है ना। ये 7 MB की साइज लेने वाली है। तो जब 7 MB की दोस्तों साइज लेगी, तो आप ये बताओ कि ये कितना जो है वेस्टेज जाएगा इसमें। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 3 MB का वेस्टेज जाएगा। कितने MB का, 3 MB का वेस्टेज जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये दोस्तों इस तरीके से दिख रहा है। ये क्या हो रहा है, हमारे मेमोरी में होल हो रहा है। होल का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो फिक्स्ड पार्टीशनिंग है, और एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोग्राम सेव हो सकती है, दूसरा इस जगह पर सेव आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम आप सेव नहीं कर सकते हो। मैंने कहा मान लो एक P4 ले लिया, P4 में हमने कहा इसकी साइज जो है दोस्तों 9 MB की है। कितनी है इसकी साइज, हमने कहा सर दोस्तों 9 MB की है, ठीक है। अब आप देखते हो, जब भी आप सिस्टम को देखते हो तो आपकी सिस्टम दिखाएगी कि 9 MB मेमोरी आपकी स्पेस खाली है, ठीक है। आपकी मेमोरी स्पेस कितनी खाली है, 9 MB खाली है। देखो 2 MB यहाँ पे खाली थी, 4 MB यहाँ पर खाली है, तो 4 2 6 हो गया, 3 MB यहाँ पर खाली है, टोटल 9 MB स्पेस दिखा रहा है। लेकिन आप इसको मेमोरी अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्टिग्यूअस एक मेमोरी एलोकेशन है, और कैसा है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग है। इसमें आप कोई जो है वेरिएशन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मेमोरी अब अलॉट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को ही हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। और कौन सा फ्रेगमेंटेशन है, तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दोस्तों कब अराइज होता है, जब फिक्स्ड पार्टीशनिंग होती है, वो भी कॉन्टिग्यूअस में। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर जब फिक्स्ड पार्टीशनिंग होती है, तब जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अराइज होती है। और इस फ्रेगमेंटेशन को, इस समस्या को, जो होल बन गया है, मेरे पास स्पेस है, अनयूज्ड स्पेस है, इसी को बोलते हैं अनयूज्ड स्पेस। और इस स्पेस को आप यूज नहीं कर सकते हो, इसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसको दूर नहीं किया जा सकता, सिंपल बात है। इसको दूर करने का यही है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आप ये टेक्निक बना सकते हो कि आपके पास अगर बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो जो बड़ी प्रोसेस हो, सपोज करो यहाँ पर ये P1 जो है, मान लो अब हम दूसरा लेते हैं, मान लो हमने कहा ये P1 मान लो 9 MB की है, ठीक है। जब 9 MB के है तो इसको यहाँ पर अलॉट कर दो। इससे बड़ी कोई है तो अलग पार्टीशनिंग बनाए होंगे, तो वहाँ पर अलॉट करेंगे। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के थ्रू ही ये फ्रेगमेंटेशन अराइज जो होती है, इसको दूर कर सकते हैं, और कोई टेक्निक नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, फिक्स्ड पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अराइज होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखे रहिए, और ये समस्या दूर नहीं हो सकती है किसी भी टेक्निक से। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को आप नहीं दूर कर सकते हैं। जो आंतरिक हमारी फ्रेगमेंटेशन होती है, होल होती है मेमोरी में, या अनयूज स्पेस बोल सकते हैं, जिसको आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको आप यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं वेरिएबल में, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। देखो कैसे होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जैसे हमने कहा, मान लो यहाँ पर चूँकि वेरिएबल फ्रेगमेंटेशन पार्टीशनिंग है, ये कौन सी है, वेरिएबल पार्टीशनिंग है। मैंने कहा मान लो यहाँ पर 10 MB का हमने पार्टीशन बना दिया,
यहाँ पर हमने बना दिया 8 MB का पार्टीशन बना दिया, चूँकि फिक्स्ड पार्टीशनिंग तो है नहीं, है ना। यहाँ पे हमने बना दिया, मान लो हमने कर दिया इसको 6 MB की, ठीक है, और यहाँ पर हमने बना दिया 12 MB की। इस तरीके से हमने पार्टीशनिंग कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा कि हमने ये P1 है, इसकी साइज़ है दोस्तों, हमने कहा मान लो इसकी साइज़ है, इसकी साइज़ हमने मान लिया कि 8 MB की है। कितनी है? 8 MB की है, ठीक है। अब जब 8 MB की है और इसके बाद P2 हमारी कितनी की है, हमने कहा इसकी जो है मान लो 7 MB की है, ठीक है, ये 7 MB है। ये P3 है, इसकी साइज़ हमने ले लिया 5 MB की। इसके बाद P4 है, इसकी साइज़ हम ले लेते हैं, मान लीजिए अभी देख लेते हैं कितना लेना है। तो अब देखो, जब ये P1 जब हम इसको मेमोरी अलॉट करेंगे तो कॉन्टिग्यूअस है, ऐसा तो है नहीं कि 8 वाला अलॉट कर देंगे, एक ऑर्डर में ही जाएगी। जब ये जाएगी तो यहाँ पर सेव होगी, यहाँ पर जब ये सेव होगी P1 यहाँ पर आ गई, ये P1 आई तो कितना MB स्पेस ले ली दोस्तों, यहाँ पर ये ले ली 8 MB की स्पेस ले ली। बाकी बचा हुआ, चूँकि ये 10 MB का था तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन कितना आ गया, 2 MB का फ्रेगमेंटेशन आ गया, ठीक है। कितने MB का आया है फ्रेगमेंटेशन, तो हम कहेंगे कि 2 MB का, इसको गोला नहीं बनाएंगे, इसे दिखा देते हैं, 2 MB का हमारे पास फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब इसके बाद देखो P2 जा रही है, P2 कितने की है, 7 MB की है। जब ये जाएगी मेमोरी में तो ये बताओ, P2 जो है 7 MB का स्पेस ले ली, तो यहाँ पर कितने का स्पेस बच गया अनयूज्ड, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 3 MB का हमारा अनयूज्ड स्पेस बचा है। कितने MB का बचा है, यहाँ पर 3 MB का बचा है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो ये 5 MB की है, और ये जब जाएगी P3 हमारी, जब जाएगी यहाँ पर P3 तो ये कितना स्पेस लेगी, ये लेगी 5 MB की। तो यहाँ भी बच रहा है कितने का, यहाँ पर हमारे सामने बच रहा है फ्रेगमेंटेशन 1 MB की, ठीक है। ये 1 MB का हमारे पास क्या बचा है, फ्रेगमेंटेशन बचा है। अभी इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यह फ्रेगमेंटेशन कितने MB की बची है, 1 MB की, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक हमारे पास P4 है, इसके पास इसकी साइज़ कितनी है, तो हम ले लेते हैं 3 2 5 1 6। हमने कहा मान लो इसकी 7 MB है, कितनी है ये, 7 MB P4 है ना। अब देखो आप मेमोरी में देखते हो, आपके पास पर्याप्त स्पेस दिखाएगा। जैसे आप देखते हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 MB है, यहाँ पर 3 MB है, यहाँ पर 1 MB है। टोटल आपको दिखाएगा कितना, 4 2 6 MB दिखा रहा है ना। इसको और छोटा कर देते हैं, हमने इसको 5 MB बना दिया। ये 6 MB मेमोरी हमें दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि मेमोरी दिखाएगा खाली, लेकिन पार्टीशन चूँकि खाली नहीं, चूँकि एक पार्टीशन में हम सिर्फ एक ही जो है प्रोसेस को मेमोरी अलॉट कर सकते हैं। इस वजह से क्या होगा कि इसको मेमोरी अलॉट नहीं हो पाएगी, ठीक है। चूँकि ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में, चूँकि ये क्या है हमारा वेरिएबल है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग तो है नहीं, वेरिएबल है, तो इसको हम लोग इस प्रॉब्लम को, ये जो मेमोरी अनयूज्ड दिख रही है, इसको जो है हम लोग दूर कर सकते हैं। दूर करने की जो टेक्निक है उसका नाम है कॉम्पैक्शन। क्या नाम है, ये पूछा गया है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन टेक्निक। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन टेक्निक। तो इस टेक्निक से क्या किया जाता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर किया जाता है, ठीक है। अब कैसे दूर करेंगे, यहाँ देखिए। जब कॉम्पैक्शन एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। वही एल्गोरिदम लगा के क्या होगा, ये कॉम्पैक्शन टेक्निक से क्या किया जाएगा, जो अनयूज्ड मेमोरी है इसको इस तरीके से कर लिया जाएगा। देखो अभी क्या था, हमने कहा P1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पर P1 आ जाएगा, ये P2 आ जाएगा और ये P3 आ जाएगा। देखो सब एक जगह आ गए एक ऑर्डर में। जो अनयूज्ड मेमोरी थी उसको एक स्थान पे एक साइड कर लिया गया, जो अनयूज्ड मेमोरी थी उसको एक साइड कर लिया गया है। यानी अब क्या होगा, यहाँ पर मेमोरी अलॉट किया जा सकता है। अभी ये सब क्या थे, तीतर बितर थे, छिटके हुए थे, इकट्ठा नहीं थे। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर जो P4 हमारी थी 5 MB की, P4 हमारी जो 5 MB की थी उसको हम मेमोरी अलॉट नहीं कर पा रहे थे। जबकि मेमोरी हमारे पास कितने MB की बची थी, 6 MB की बची हुई थी, दिखा रहा था 6 MB, ठीक है। लेकिन ये प्रोग्राम P4 जो थी इसकी साइज़ 5 MB की थी, लेकिन मेमोरी चूँकि एक कंटिन्यूअस में नहीं थी, ऑर्डर में नहीं थी, अलग अलग थी, तो उसको ऑर्डर में कर दिया गया। मेमोरी को एक स्थान पे कर दिया गया जो अनयूज थी, और जो यूज थी उसको एक तरफ कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये मेमोरी यूज की जा सकती, और इसी को बोलते हैं कॉम्पैक्शन टेक्निक से हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन
किस टेक्निक से दूर किया जा सकता है, तो आप समझ गए हैं किस टेक्निक से दूर करते हैं हम लोग, कॉम्पैक्शन टेक्निक से दूर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे दोस्तों नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा क्लास तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो पब्लिकली जो है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सभी को, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। ठीक है।